नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। धर्मांतरण, घर वापसी और फिर शुद्धिकरण, इन दिनों यूपी में ये शब्द बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। मुजफ्फरनगर और बिजनौर में मंदिरों में शुद्धिकरण के बाद घर वापसी की रस्म कराई गई। दरअसल इस्लाम धर्म अपना चुके लोगों को हिंदू जागरण मंच ने पूजा पाठ के बाद घर वापसी कराई है। इनकी के रूप में स्वीकार करता हूं और आप सबने स्वीकृति बढ़ाकर के उल्टा भी होगा। हवन यज्ञ करते ये लोग किसी सांस्कृतिक अनुष्ठान का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके पीछे का सच तो चौंकाने वाला है। उस सच को जब आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने पहले अपने धर्म से तौबा किया और फिर घर वापसी करने के लिए शुद्धिकरण आयोजन में हिस्सा लेते इन तस्वीरों की पूरी कहानी कुछ और ही है। लेकिन उससे पहले बिजनौर की इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। ये किसी शादी समारोह का धूम धड़ाका नहीं है, बल्कि इन तस्वीरों के पीछे का वो सच बताएंगे जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बिजनौर और मुजफ्फरनगर में दिख रहे कुछ लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लिया। अब जब घर वापसी हो रही है तो इन तस्वीरों के पीछे की खुशी को भी देख लीजिए। बिजनौर के थाना स्योहारा के सद्दो बेरखा के डेविड कुमार ने महाराष्ट्र में रहते हुए धर्म परिवर्तन कर लिया और मुस्लिम धर्म अपनाकर बिलाल बन गया। लेकिन जब बहन की शादी की तारीख फाइनल हुई तो उसमें शामिल होने के लिए महाराष्ट्र से घर लौट आया तो बदला हुआ चेहरा मुस्लिम होने की गवाही दे रहा था। धर्मांतरण की बहुत सारी घटनाएं लगातार चल रही हैं, तो हम लोगों की स्थिति यह है कि हम लोगों ने बात की और वो उसे थाने ले गए। इस बात से परेशान परिवार ने डेविड को समझाने की कोशिश की, लेकिन डेविड से बिलाल बने इस युवक ने मुस्लिम धर्म में अपनी आस्था होने की बात कही। बाद में परिवार वालों के समझाने के बाद धर्म परिवर्तन के पीछे की वो कहानी भी सामने आई। तब बिलाल ने बताया कि उसका ब्रेन वॉश करके उसको धर्म परिवर्तन करवाया गया। थाने ले जाने पर उसने बात की और उससे कुछ बताया। उसके बाद उसने कहा मैं अब हिंदू ही रहूँगा, मुझे कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो कल उसका जो है सब लोग इकट्ठे हुए और उसका जो है विधि विधान के साथ उसको घर वापसी का कार्यक्रम किया गया। अब वो तस्वीर बदल गई। हिंदू धर्म में फिर से वापसी होने के बाद की तस्वीरें खास हैं। ढोल नगाड़ों के साथ गांव फेरी में शामिल लोगों की खुशियां देखिए। वो बंधन टूट गया जिसमें डेविड ने जाने का फैसला लिया था, लेकिन अब फिर से घर वापसी हो गई। मुजफ्फरनगर की इन तस्वीरों को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे किसी धार्मिक आयोजन को किया जा रहा हो, लेकिन इस आयोजन के पीछे हिंदू जागरण मंच की कहानी छिपी हुई है। ये शुद्धिकरण का आयोजन है जिसमें एक बार फिर से मुस्लिम बने हिंदुओं की घर वापसी का रास्ता साफ किया जा रहा है। सर, मेरी मजबूरी ये थी कि मैं यहाँ परदेश से आदमी नौकरी करता हूँ और मेरे साथ में यहाँ ऐसा अत्याचार हुआ था कि हथियारों के बल पर मुझे डराया धमकाया गया और उसके बल पर ही मुझे हिंदू से मुसलमान बनाया गया। मैं संदेश देना चाहूँगा कि वो लोग ऐसे लोगों से सतर्क रहें और हर हिंदू संगठन के साथ उन लोगों को संपर्क में आएँ और ऐसे लोगों को जो बनाते हैं उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने का सहयोग करें। दरअसल मुजफ्फरनगर के 3 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लिया, जिनका आरोप है कि उन लोगों को विशेष समुदाय के लोगों ने पैसों का लालच देकर डरा धमकाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया। लेकिन अब हिंदू जागरण मंच ने उनकी घर वापसी कराई है। विदेशी ताकतों का इसमें हाथ है। बाहर विदेश से बड़े स्तर पर फंडिंग हो रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले को उन्होंने अपना गढ़ बनाया हुआ है। मुजफ्फरनगर जिला इनका अड्डा बन चुका है। प्रशासन को नींद से जागने की जरूरत है और ऐसे विधर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि हमारे जिले में अमन चैन कायम रहे। पिछले 2 महीनों के अंदर जिले में धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसकी वजह से हिंदू जागरण मंच ने एक मुहिम शुरू की और उन लोगों का शुद्धिकरण कराकर एक बार फिर से घर वापसी कर रहे हैं, जिनकी मदद हिंदू जागरण मंच कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
विश्व प्रकृति दिवस यूं तो हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन इस बार इस दिन को खास बनाने के लिए वाराणसी की डॉक्टर शारदा सिंह की पहल वाकई काबिले तारीफ है। प्रकृति की अहमियत हमारे लिए क्या है, ये हमारी समझ तब आया जब लोग कोरोना काल के दौरान दर दर ऑक्सीजन के लिए भटकने को मजबूर हो गए और तब कई लोगों ने आगे आकर प्रकृति को बचाने की मुहिम शुरू कर दी। उन्हीं में से एक कहानी है वाराणसी की रहने वाली डॉक्टर शारदा सिंह की, जो अपनी कोशिशों से लोगों को नेचर के प्रति प्रेम करना सिखा रही हैं। इतना ही नहीं, शारदा प्रकृति को कैसे संरक्षित किया जाए इसकी भी जानकारी देती हैं। ईश्वर की जो सृष्टि है नारी और दूसरा प्रकृति, उन दोनों को लेके मैं अपनी पेंटिंग में, मेरी जितनी भी पेंटिंग है उसमें नारी शक्ति और प्रकृति दोनों को मैंने मिला के काम किया है। और यही चीज़ बच्चे इंस्पायर हो के बच्चे भी उसी तरह का काम कर रहे हैं कि उन्हें भी ये पता है कि अगर हम अपनी प्रकृति का संरक्षण नहीं कर पाएंगे तो आने वाले सालों में बहुत बड़ी समस्या ये पूरे विश्व के सामने रहेगी। तो यहाँ से बच्चों ने भी शुरुआत कर दी, वो भी अपने नेचर को समझ रहे हैं, नेचर की आज की ज़रूरत को समझ के वो भी वृक्षारोपण या इस तरह के काम कर रहे हैं, पेंटिंग में उसको अपने महत्व दे रहे हैं, लोगों को पेंटिंग के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। शारदा किस कदर प्रकृति के प्रति समर्पित हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने पूरे टेरेस को ही गार्डन के रूप में तब्दील कर दिया। अपनी पेंटिंग के जरिए लोगों को संदेश देने का काम भी शारदा करती हैं। इस पहल में वो अकेली नहीं हैं, बच्चे भी उनका साथ देते हैं, जिनको वो फ्री में पेंटिंग क्लासेस देती हैं। डॉक्टर शारदा बताती हैं कि पौधों की देखरेख और सिंचाई से उनका मन भी हरा भरा और तरोताजा हो जाता है। हम प्रकृति संरक्षण की बात अगर कर रहे हैं तो वो सिर्फ कहने की बात नहीं है, उसे करके दिखाना होगा। और इसको करने के लिए मेरे पास पर्याप्त समय था और 1 साल के समय में मैंने अपने छत को बगीचे का रूप दे दिया, ताकि यहाँ पे मैं जो अपना जब पेंटिंग बनाती हूँ तो मुझे एक नेचुरल वातावरण मिले। मैं उस नेचर में बैठ के काम करने का एक अलग माहौल और एक अलग सुख है, तो मैं इस नेचर में बैठ के काम करना चाहती हूँ। साथ ही हमारी संस्था के ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ से जुड़े हुए हैं और उनके घर में वो माहौल नहीं मिल पाता है जो पढ़ने का, तो बच्चे यहाँ आते हैं और मैं इसको बच्चों को हस्तांतरित भी कर रही हूँ कि बच्चे नेचर लव और पेंटिंग इन सब को लेके साथ में काम करें। शारदा को जितना लगाव पेड़ पौधों से है, उतना ही लगाव इन बच्चों को शारदा से है और इसीलिए बच्चे भी शारदा की इस मुहिम में उनके साथ खड़े हैं। नेचर की मतलब प्रति जो लव करना सिखा रही हैं कि नेचर को किस तरह हमें संरक्षित करना चाहिए और किस तरह उसे हमें प्रमोट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए नेचर को, और उसको अच्छे से हमको मतलब संरक्षित करना चाहिए कि आगे भविष्य में जो हमारी जो आगे की जो पीढ़ी है वो किस तरह मतलब सुरक्षित रह सके। विश्व प्रकृति दिवस पर शारदा की ये कहानी हर किसी के लिए एक मिसाल है। वाराणसी से रवि पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। धर्मनगरी वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर की बात करें तो एक बड़ी पहल करते हुए पहली बार भक्तों के लिए मंदिर में महामृत्युंजय अनुष्ठान की शुरुआत की गई है। इस सावन महीने से इसकी शुरुआत की गई है। शंखनाद और मंत्रोच्चार का ये नजारा वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपने मन की मुरादें मांगते हैं। अब महादेव के भक्तों के लिए मंदिर में पहली बार महामृत्युंजय जाप के अनुष्ठान की शुरुआत हुई है। काशी विश्वनाथ मंदिर में अब कोई भी श्रद्धालु अपने और अपने परिवार के लिए महामृत्युंजय का जाप अनुष्ठान करवा सकता है। मंदिर प्रशासन ने इसकी शुरुआत शिवजी के प्रिय महीने सावन से की है। आप तय शुल्क दे करके मंदिर में महामृत्युंजय जप कराइए। यह अति शुभ है और अत्यंत लाभकारी भी सिद्ध होगा। उसका कारण है कि 12 ज्योतिर्लिंग में सूर्य यंत्र पर स्थापित भगवान भोलेनाथ के मंदिर में महामृत्युंजय जप से आपको अत्यंत सुख का लाभ मिलेगा। मंदिर प्रशासन ने इसके लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। मंदिर में महामृत्युंजय जाप का 1 दिन और 5 दिन का अलग अलग प्लान तैयार किया गया है। 1 दिन महामृत्युंजय जाप में 1.25 लाख मंत्र का जाप किया जाएगा।
जिसे 32 ब्राह्मण कराएंगे। इसके लिए 10,000 का शुल्क रखा गया है। तो वहीं 5 दिनों के अनुष्ठान के लिए 50,000 का शुल्क तय किया गया है। इसका भुगतान कर कोई भी भक्त महादेव के परिसर में महामृत्युंजय जाप का अनुष्ठान करवा सकता है। महामृत्युंजय में हम लोगों ने जब 2 तरह की व्यवस्था है, एक 7 शास्त्रियों से लगभग 5 दिन चलता है और एक 32 शास्त्रियों से 1 दिन में ही खत्म हो जाता है। तो जो 32 शास्त्रियों वाला है उसकी लगभग 1 लाख हम लोगों ने रखी है फीस, और ये ऐसी डिमांड आती है क्योंकि इसलिए हम लोगों ने इसको रखा। और इसी तरह से जो 5 दिन वाला है 7 शास्त्रियों से, वो 51,000 रुपये का है। अगर कोई कहता तो उसके लिए हम लोग अलग से व्यवस्था करा के उसको प्रयास करेंगे कराने। लंबे समय से विश्वनाथ मंदिर में इस मंत्र के जाप के लिए स्थान मांगा जा रहा था, जिसे इस बार मंदिर प्रशासन ने पूरा किया है। अब कोई भी भक्त मंदिर में महामृत्युंजय जाप का अनुष्ठान करवा सकता है। बुद्धिजीवियों का कहना है, कृष्णनाथ मंदिर में महामृत्युंजय जाप करने से विशेष लाभ प्राप्त होगा और मंदिर प्रशासन की शुरुआत काफी सराहनीय है। धन धान से आप युक्त होंगे, शारीरिक पीड़ा से आपको निजात मिलेगी। मंदिर प्रशासन की जितनी भी बुरी बुरी प्रशंसा की जाए कम है। काशी में इस जप के लिए भक्तों को अलग अलग मंदिरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब महादेव के भक्त महादेव के चरणों में इस अनुष्ठान को पूरा कर सकेंगे। ऐसे में विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की ये पहल भक्तों के लिए काफी राहत भरी है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हमीरपुर से खबर आ रही है, पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई है। हिरासत में मौत के मामले की बात करेंगे। ये कार्रवाई हुई है, एक दरोगा और 2 सिपाही सस्पेंड हुए हैं। युवक ने हिरासत में सुसाइड किया था। दरअसल वैक्सीनेशन को लेकर एक विवाद हुआ और उसमें ये कहा जा रहा था, कल भी इस मामले में लगातार परिवार नाराज था, पुलिस पर कार्रवाई की मांग कर रहा था और अब जो है कार्रवाई हुई है। इसके खिलाफ पुलिस कर्मियों पर एक दरोगा और 2 सिपाही सस्पेंड किए गए हैं। विवाद एक लाइन को लेकर था और फिर थोड़ी कहासुनी होती है और फिर युवक जो है फांसी लगा लेता है, सुसाइड कर लेता है। और आइए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनते हैं। कॉरिडोर की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कॉरिडोर रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होगा। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक ग्रीनफील्ड परियोजना है। यह परियोजना मात्र डिफेंस तथा एरोस्पेस उद्योग के लिए ही नहीं, अपितु क्षेत्र में स्थापित उन एमएसएमई इकाइयों तथा स्टार्टअप्स के लिए भी लाभकारी होगी जो रक्षा क्षेत्र से संबंध नहीं रखते। ऐसी इकाइयां तथा स्टार्टअप रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में उपलब्ध अवसर को प्राप्त करने के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से रक्षा उत्पादन इकोसिस्टम से जुड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों की संख्या में देश में सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। एमएसएमई सेक्टर में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश में लगभग 3 करोड़ लोग इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। राज्य सरकार द्वारा एमएसएमई सेक्टर को पुनर्जीवित करने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लागू की गई है। इन योजनाओं के उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई सेक्टर के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार निरंतर इस सेक्टर को और भी सुदृढ़ कर रही है। वर्तमान सरकार द्वारा बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए अब तक 70,69,000 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 2,17,000 से अधिक धनराशि का ऋण भी उपलब्ध कराया गया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018 लागू की है। इस नीति को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए दिसंबर 2019 में कई महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश के प्रोत्साहन के लिए नीतियों के अंतर्गत प्रदान की जा रही अनेक प्रकार की छूट एवं सब्सिडी से उत्तर प्रदेश सरकार देश में एक मार्गदर्शक
की भूमिका निभा रही है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर तथा लखनऊ में 6 नोड चिन्हित किए गए हैं। सभी 6 नोड्स में लगभग 1500 हेक्टेयर भूमि अब तक अधिग्रहित की जा चुकी है। इस परियोजना के प्रति निवेशकों एवं उद्यमियों के उत्साह को देखते हुए हमने यह निर्देश दिया है कि जहां पर भूमि की मांग अधिक है वहां भूमि का क्रय भी किया जाए। अलीगढ़ नोड में सड़क, बिजली एवं पानी की सुविधा विकसित करने की प्रक्रिया गतिमान है। अलीगढ़ नोड में लगभग 74 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है, जिसका लगभग पूर्ण रूप से आवंटन 19 इकाइयों में हो चुका है, जिसके माध्यम से लगभग 1500 करोड़ रुपए का निवेश प्रदेश में संभावित है। अलीगढ़ नोड का शिलान्यास अगस्त 2021 में प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास में माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय रक्षा मंत्री जी का निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित डिफेंस एक्सपो का 11वां संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जो अपने आप में एक यूनिक इवेंट था। डिफेंस एक्सपो 2020 अपनी श्रेणी का अब तक का सबसे बृहद एवं सफलतम आयोजन रहा है। इसके माध्यम से डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े दुनिया के प्रतिष्ठित उद्यमियों, कंपनियों एवं निवेशकों को राज्य के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की विस्तृत जानकारी मिली है। राज्य सरकार उन्हें अवगत कराने में सफल रही है कि उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा MSME का बेस उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार उनके निवेश को सुरक्षित रूप से बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तरोत्तर सुधार लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। डिफेंस एक्सपो के आयोजन से रक्षा उद्योग व एरोस्पेस सेक्टर में उत्तर प्रदेश में भारी निवेश को बल मिला है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत अभी तक 41 अनुबंध किए गए हैं, जिनमें से 23 निवेशक कंपनियों के साथ 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के MOU डिफेंस एक्सपो 2020 के दौरान हस्ताक्षरित भी हुए हैं। भारत सरकार के उपक्रम OFB, HAL तथा BL के द्वारा आने वाला 5 वर्षों में 2317 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई है। OFB तथा HAL द्वारा लगभग 820 करोड़ रुपए के निवेश किया जा चुका है। इसके अलावा PTC, MKU तथा भारत फोर्स जैसी निजी कंपनियों ने भी 1200 करोड़ रुपए के से अधिक के निवेश के प्रावधानित किया है। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के अंतर्गत डिफेंस कॉरिडोर में प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे उद्योग जगत को, MSME इकाइयों को तथा स्टार्टअप को टेक्नोलॉजी, परीक्षण, प्रोटोटाइपिंग, डिजाइन और डेवलपमेंट में सुविधा होगी। कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना के लिए देश की अग्रणी संस्थाओं से वार्ता की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इन प्रतिष्ठानों में टाटा टेक्नोलॉजी, सीमेंस और द सार्ट सिस्टम शामिल हैं। ये हमारे लिए गौरवपूर्ण है कि प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भारतीय नौसेना का जुड़ाव है। गत वर्ष भारतीय नौसेना तथा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कार्यदायी संस्था यूपीडा के मध्य एक MOU हस्ताक्षरित हुआ है। राज्य सरकार ने IIT BHU तथा IIT कानपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं, जो भारतीय नौसेना के साथ मिलकर कार्य करेंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडस्ट्रीज और एकेडमियन के बीच समन्वय स्थापित करते हुए उद्यमियों एवं निवेशकों की जरूरतों के अनुरूप तकनीकी समाधान भी उपलब्ध कराएंगे। राज्य सरकार द्वारा इन संस्थाओं को अनुसंधान एवं विकास के लिए अग्रिम ग्रांट की प्रथम किस्त दी जा चुकी है।
द्वितीय किस्त हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के अपने विजन में इनोवेशन और स्वदेशीकरण पर बल दिया है। इसके दृष्टिगत यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस महत्वपूर्ण योगदान करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि समिट के माध्यम से उपयोगी सुझाव प्राप्त होंगे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उपयोगी सिद्ध होंगे। मैं आज के इस पूरे कार्यक्रम के प्रति जो 3 दिवसीय जो वेबिनार का आयोजन किया गया है, मैं इसके लिए CII तथा सभी जो संबंधित संस्थाएं हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो CII समिट में आप CM योगी को सुन रहे थे, किस तरह से MSME में ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, निवेशकों को खींचा जा रहा है उत्तर प्रदेश की तरफ से। उन्हें अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बनने की बात पर भी CM ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि स्वदेशीकरण पर भी लगातार काम हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में निवेशकों को बढ़ावा मिल रहा है, इसलिए निवेशक उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और अपना व्यापार यहाँ लगा रहे हैं। तो निवेशकों के लिए तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता है। उसी प्रतिबद्धता को पर बातचीत करते हुए और बोलते हुए हम सुन रहे थे CM योगी को। CII समिट में CM योगी बोल रहे थे। और इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हैं मंत्री, घायलों से मिलने ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हैं। CM के निर्देश पर अस्पताल पहुंचे हैं तमाम मंत्री। हम आपको बता दें, बाराबंकी में जिस तरह से बस हादसा हुआ था, उसके जो घायल हैं इस वक्त लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भर्ती हैं और CM ने निर्देश दिए थे तमाम मंत्रियों को कि जाकर घायलों का हालचाल जाने। अब अस्पताल पहुंचे हैं मंत्री आशुतोष टंडन, जयप्रताप सिंह और महेंद्र सिंह ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हैं। बाराबंकी बस हादसे में 24 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जो इस वक्त लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है। कैबिनेट मंत्री पहुंचे हैं घायलों का हालचाल लेने के लिए। जिस तरह से CM ने निर्देश दिए थे, अधिकारियों को निर्देश कि घायलों के इलाज में कोई कोताही ना बरती जाए। साथ ही साथ मंत्रियों से भी कहा था कि वो देखे जाकर अस्पताल में कि घायलों का इलाज समुचित ढंग से हो पा रहा है कि नहीं। आशुतोष टंडन, जयप्रताप जी वहां पर पहुंचे हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कोशिश यही की जा रही है कि जो घायल हैं उनको समुचित इलाज और बेहतर तरीके से इलाज मिल सके। किसी का स्पाइन फ्रैक्चर है, किसी का हल्का हेड इंजरी है, बट वो सब स्टेबल है और अभी इनकी सबकी मैनेजमेंट हो रही है। तो इसमें कोई इस तरह का नहीं लग रहा है। अभी 11 लोग यहाँ पर हैं, बाकी लोग जिनकी मृत्यु हो गई थी वो तो वहाँ पर हैं। तो इनका सबका माने ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। इसको मुख्यमंत्री जी घोषित कर देंगे। सर, प्रधानमंत्री की यहाँ से कुछ घोषणा हुई है। यहाँ का जो अभी मुख्यमंत्री से बात करेंगे हम लोग, उन्होंने भेजा था हम सभी लोग को यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं देखने के लिए। मैंने यहाँ का स्थिति को देखने आया हूँ। सर, हादसा कैसे हुआ, किस बात की भी जांच की जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से ट्रक ने बस में टक्कर मार दी, खड़ी बस में, क्या इसके लिए किसी को अरेस्ट भी किया जाएगा? जांच में होगी पूरे मामले की। देखिए, ये हरियाणा से बिहार जा रहे थे, बिहार के मूल निवासी थे, अपना काम करके खेती करके वापस जा रहे थे। राम सनई घाट पर इनका बस का एक्सल टूट गया, साइड में टूट गया क्योंकि उसमें टाइम लगता है। तो ये नीचे उतर के सब लोग सो रहे थे। 140 लोग इस बस में थे, वो ओवरलोड भी था। इनको 3 बस में बोलने के लिए बोला गया था, मगर इनको सब इकट्ठा करके 140 लोग को इसमें भेज दिया। डबल डेकर बस था और इसके कारण से ये जो पीछे से ये ट्रक आया था, ये पीछे से इसने ठोकर कर दिया। रात में करीब 8:30 बजे की घटना है और पीछे से ठोकर कर दिया। और उसके लिए भी जो कार्रवाई हो रही है, यहाँ के रामसनी घाट के SO भी आए हुए हैं, यहाँ सब नोट करके फिर बाकी वहाँ से कार्रवाई करेंगे। 11 लोग 18 लोग का मृत्यु हुआ है। 18 लोग का 140 लोग थे। कैपेसिटी से ज़्यादा बस में हाँ, ये हरियाणा से वापस जा रहे थे अपने घर। बिहार की बस है, वहाँ से वापस जा रही थी, वही लोग अपना किए थे। एम्बुलेंस चालक की हड़ताल तो समाप्त हो गया, अब कहाँ हो गया? जी
वो पहले हो चुका है, वो तो हम बोल चुके हैं इस पर। क्या तो अभी हमारे पास पत्र नहीं आया है, वो पत्र आ जाए हमारे ऑफिस के माध्यम से किस तरह का सूचना मांगा है हम जवाब लिख के दे देंगे। क्या जवाब में देंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन से मौतें हुई हैं उत्तर प्रदेश में? नहीं, ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई है। मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ कि कोई भी जब कोविड रिलेटेड डेथ होता है उसका कारण कोविड ही बताया जाता है, क्योंकि कोविड का स्वरूप बदल चुका है और सेकेंड वेव में आपके लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है। तो ये आप स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह को सुन रहे थे और जिस तरह से बाराबंकी में हादसा हुआ, 24 घायल ऐसे हैं, 24 घायल हुए थे जिसमें से कुछ जो बहुत क्रिटिकल हैं उनको लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। सीएम योगी ने निर्देश दिए थे कि तमाम मंत्री वहां पर पहुंचे, खुद स्वास्थ्य मंत्री वहां पर पहुंचे, इसके अलावा आशुतोष टंडन, जयप्रताप सिंह, इसके अलावा बात की जाए एक और कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह की, सभी वहां पर मिलने पहुंचे थे घायलों से और उनका हालचाल जाना। उन्होंने पूरी घटना की जानकारी भी दी और बताया कि किस तरह से यह हादसा हुआ है और किस तरह से कैपेसिटी से ज्यादा एक बस में इतने लोगों को भरा गया था। हालांकि हादसे पर उन्होंने दुख जताया और साथ ही कहा कि इलाज बेहतर तरीके से इन घायलों को मिल रहा है और आज जितने मंत्री यहाँ पर पहुंचे थे वो यही देखने को पहुंचे थे कि यहाँ पर जो घायल है उनको समुचित इलाज मिल पा रहा है या फिर नहीं। साथ ही साथ उन्होंने मुआवजे पर कहा है कि प्रधानमंत्री कोष से तो मिल गया है, मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है और आगे ये डिसाइड करेगी, मुख्यमंत्री ये डिसाइड करेंगे, सरकार ये डिसाइड करेगी कि इन लोगों को मुआवजा कितना और कैसे मिलना चाहिए। बाराबंकी में हाईवे किनारे खड़ी बस में ट्रक ने टक्कर मारी थी जिसमें 18 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, 24 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं और आज घायलों का हालचाल जानने के लिए तमाम मंत्री पहुंचे थे लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर।